जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की 371 पदों पर भर्ती बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तैयारी करने वाले 95% स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ 5 ऐसी गलतियां जो आपकी सालों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकती है। क्या आप पार्ट ए और पार्ट बी के बैलेंस को हल्के में ले रहे हैं? क्या सिर्फ थ्योरी रट रहे हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगा रहे हो? बड़े सिलेबस को देखकर डर रहे हो या टेस्ट सीरीज और रिवीजन की ताकत को भूल रहे हो? अगर इस बार हर हाल में सिलेक्शन चाहिए तो ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। सही स्ट्रेटेजी, पढ़ने का सही तरीका और सिलेक्शन वाली प्लानिंग क्या होगी, जानने के लिए इस वीडियो को डिटेल में देखिए, एंड तक देखिए और अभी क्लिक कर दो ताकि ये जो गलतियां हैं ये आपसे किसी भी हालत में नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिख रहा होगा, जुड़ जाइए, जहां पे फ्री कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं। बाकी आप जानते हैं कि आरपीएससी अड्डा जाना जाता है, उसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो क्या है? हर सब्जेक्ट की एक ऐसी फैकल्टी टीम आपको मिलती है जिसके साथ में हमने कई सिलेक्शन दिए हैं। अभी उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, रैंक 1 और रैंक 2 के साथ में कई सिलेक्शन दिए। राजस्थान में अकाउंटेंट का एग्जाम हो चुका है, अकाउंटेंट के एग्जाम में भी हमने कई सिलेक्शन दिए थे। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में, यूपी में, यूजीसी नेट में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कई सिलेक्शन दिए हैं। चलो एक एक करके अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जो चर्चा है वो करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग नॉर्मली करते हैं और पहली बार में अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या पिछली बार भी दिया था और वो गलतियां रह गई थी, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक करके सभी गलतियों की चर्चा जो है वो हम डिटेल में करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एक एक करके आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पे स्लाइड्स भी जो है वो आ रही होगी, उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना, बहुत चीजें काम की होने वाली है। जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में जो एलिजिबिलिटी है वो है बीकॉम, मतलब वो सब स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम कर लिया है या जो सीए एस्पिरेंट है वो इस फॉर्म को भरते हैं। अब स्टूडेंट की सोच क्या होती है कि यार हमने सीए में तो सब पढ़ा हुआ है, हम तो सीए फाइनल एस्पिरेंट हैं और हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सीए का आइडिया है लेकिन ये एग्जाम थोड़ा सा अलग है। आपको, मैं मानता हूं कि उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी जितनी दूसरे स्टूडेंट्स को करनी है। आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मेहनत नहीं करनी, आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वो देखने में, समझने में, उसका एनालिसिस करने में मेहनत करनी है। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है, आईबीपीएस जैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको करना होगा। और जो बीकॉम के स्टूडेंट अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमने बीकॉम कर ली है साहब, बीकॉम का नॉलेज हमारे पास बहुत सारा है और सर हमने बीकॉम जो है वो बहुत ज्यादा हमने शिद्दत से करी है सर, तो हमको सब कुछ आता है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एफएम है सर, बहुत अच्छे से आती है सर, मैं टॉपर रहा हुआ हूं। अच्छे अच्छे टॉपर्स को हमने इस एग्जाम में फेल होते हुए देखा है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। कहीं ना कहीं थोड़ी सी पढ़ने की जो अप्रोच है उसको बदलना होगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पढ़ा है और अब जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न, इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। और अभी रिसेंट में जो 2-3 सालों में जो ट्रेंड बदला है उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है वो देखने होंगे, हर पैटर्न के क्वेश्चन देखने होंगे। जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे। मतलब उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जानी होगी। आता है नहीं आता है पता नहीं है, पर जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन तो हमें करनी होगी। तो पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करनी है और बीकॉम और सी इंटर वाले स्पेशली जो है वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सेकंड गलती जो आप करते हैं वो है, देखिए इस एग्जाम का में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है
इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है। चलो लेंदी सिलेबस से फिर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में जो सिलेबस है वो सही डिफाइन ही नहीं है, केवल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। अब इसका पेपर जो है वो सीबीटी मोड पे होता है, तो कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न भी हमारे पास में एज इट इज नहीं है जिसके बेसिस पे हम आपको पढ़ा सके। तो टीचर्स के पास में पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, सिलेबस में चीजें डिफाइन नहीं है, तो हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट करता है और अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ाता है। लेकिन वही बात है, सिलेबस बहुत बड़ा है, अब वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ा रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कहां से कहां तक पढ़नी है ये पता नहीं है, टैक्सेशन में कहां से कहां तक पढ़ना है ये पता नहीं है, एफएम में कहां से कहां तक पढ़ना है ये पता नहीं है, तो पूरा ही पढ़ाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहां पे आ जाती है। तो बहुत डिटेल आप किसी का भी, कोई भी सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, उनके पास में जो कोर्स आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग अस, हमारे पास में भी, उसमें हम भी शामिल हैं, है ना, तो वहां पे आपको डिटेल जो है वो आप समझ सकते हैं, डिटेल बैच मिलेगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो आपको जो है वो बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होगा। अब ध्यान से कैसे पढ़ सकते हैं सर? आप सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बैच की प्रिपरेशन आप लाइव मोड पे करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। आपको 100% रिकॉर्डेड बैच चाहिए होगा, जहां पे आप 1.5 या जहां पे आप 2 की स्पीड में जो है वो पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मान रहा हूं कि आपने बीकॉम किया है, आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपके पास में प्रीवियस भी कुछ नॉलेज होगा, तो आप वही लेक्चर देखिए जिसकी देखने की आपको जरूरत है। जैसे आप हमारे कोई भी लेक्चर को आप उठा के देखेंगे, अब वहां पे सपोज बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने इंट्रोडक्शन के जो है वो 5 वीडियो डाले हुए हैं। अब आपको लगता है कि सर इंट्रोडक्शन तो हमें आता है सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, सर हमें सब कुछ आता है तो फिर मत देखो उसे। मार्जिनल कॉस्टिंग में लगता है कि सर नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए, तो देखो इसको। एफएम में लगता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ो। लगता है डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना है तो वही पढ़ो। इनकम टैक्स में लगता है कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस आता है सर, 3-4 वीडियो भी देखने के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो मत पढ़ो। डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डिडक्शन से क्वेश्चन जो है वो देख लो। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब सबका अपना अपना एक लेवल होता है, तो ये आप ही को सोचना है कि आपको कितना पढ़ना है, कहां से क्या पढ़ना है। हमारा काम है, हमने पूरा सिलेबस एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के साथ आपको दे दिया, हमने भी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी, सबने। अब ये आपको सोचना है, हर वीडियो पढ़ने का नहीं होता, हर वीडियो लेक्चर देखने का नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा, और ये सबका अलग तरीका है, तो हम इसमें कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते आपकी इसमें हेल्प। लेकिन यस, जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कई बार मैं देखता हूं इतने बिना बात के डिस्कशन चलते रहते हैं, उसमें आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होता होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। हमने आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा ताकि एक टारगेट मिलेगा। हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस 2021 में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उसका भी एक एस्टिमेटेड आइडिया दिया है, वो देखिए ताकि आपको पता पड़ेगा, एक बेस रहेगा। अगर आप इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं, लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि यार स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, कट ऑफ को ध्यान में रखें, प्रीवियस पैटर्न को ध्यान में रखें, आईबीपीएस कैसे क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान में रखें, और उसके लिए डेफिनेटली जब तक कोई एक्सपर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो ये सब चीजें बड़ी मुश्किल है। मैं देखता हूं कई बार कि बड़ी वैकेंसी आती है तो कुछ ऐसे प्लेयर भी आ जाते हैं जो साल भर इसके एग्जाम की तैयारी नहीं करवाते, और वैकेंसी आते से ही इस कोर्स को लॉन्च कर देते हैं। कुछ कॉलेज की फैकल्टीज को लेकर आ जाते हैं, ना उनको नॉलेज होता है, ना उन कॉमर्स की टीचर्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नॉलेज होता है, और वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले चूज किसी प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं जो करना पड़ेगा आपको,
आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आरपीएस सीडा चूज करो। आपको लगता है कि आरपीएस सीडा में वास्तविकता में जो है वो हर सब्जेक्ट की एक अलग टीचर है, इन्होंने सिलेक्शन दे दिए हैं, और ये वो लोग हैं जो केवल और केवल कॉमर्स के लिए ही अपना जी जान लगाते हैं, कॉमर्स के लिए ही काम करते हैं। अगर ऐसी फीलिंग हमको लेकर आती है तो आप हमसे लो, नहीं तो कहीं और से लो। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी करके चीजें हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं है, पर उसके लिए समय होना चाहिए। वो समय आपके पास में अभी नहीं है। आपको फिल्टर मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हमको बहुत समय से फॉलो कर रहे, लगता है कि हाँ यार ये हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे, तो अब हमसे जुड़िए। किसी और पर ट्रस्ट है तो उस पर ट्रस्ट करके जो है वो उनके साथ चले जाइए, उनके साथ अपना सफर स्टार्ट कीजिए। लेकिन सफर को स्टार्ट करना पड़ेगा किसी न किसी के साथ में, क्योंकि आपको एक सारथी की जरूरत होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। उस बड़े सिलेबस को करने के लिए किसी न किसी टीम पे तो अंधा ट्रस्ट करना पड़ेगा। यह सोचना पड़ेगा कि यार ये जो करवा रहे हैं ना, ये फुल एंड फाइनल है। ये आपको सोचना पड़ेगा। डन है? चलो तीसरे पोर्शन पे चलते हैं। सर एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है या प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा आता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो आपके मन में आता है। मैं गाइज आप सभी को बता दूं कि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार, ये आप देख सकते हैं, कुछ हमने यहां पे एनालिसिस भी बताया है, आपको यहां से आइडिया लगेगा। आपका जो टाइम है 90% टाइम जो है वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दे रहे हैं, और 90% जो टाइम है वो आप यहां पे सॉरी ये 90% जो 10% टाइम है आप थ्योरी क्वेश्चन में दे रहे हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप इतना समय दे रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। देखिए, जैसे एक एग्जाम होता है राजस्थान में, आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट, उस एग्जाम में सभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। मतलब बीए वाले भी फॉर्म भरते हैं, बीएससी वाले भी फॉर्म भरते हैं। और मैं आपको बताऊं, 2016 की वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन साइंस वाले स्टूडेंट ने लिए हैं। क्यों लिए हैं पता है? आप सोचोगे सर साइंस वाला स्टूडेंट कैसे, उसने अकाउंट्स पढ़ी होगी, कैसे ऑडिट पढ़ी होगी, कैसे बिजनेस पढ़ी होगी? स्टूडेंट वो लोग पढ़ना जानते हैं, उनकी सिटिंग बहुत अच्छी होती है, वो याद करना जानते हैं, वो रटना जानते हैं, वो अकाउंट्स भी रट लेते हैं। उनको पता है थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आएंगे, और रटने के बेस पे आप सोचिए कि सिलेक्शन ले लेते हैं वो। लेकिन आपको तो ये नहीं करना है। बट ऑब्वियस ना मैं बोलूंगा एज अ कॉमर्स टीचर, कैसे बोल सकता हूं मैं आपको कि रट लो, लेकिन हाँ समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करो। जब थ्योरी अच्छी हो जाएगी तो प्रैक्टिकल तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ना। जब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रोविजन याद होंगे कि कैसे लीव एनकैशमेंट में एग्जम्पशन लिमिट निकालते हैं, कैसे एचआरए की एग्जम्पशन लिमिट जो है वो निकालते हैं, जब आपको पता होगा, जब आपको पता है कि सेक्शन 80DD में कितना रिडक्शन मिलता है, तो थ्योरी पता है तो प्रैक्टिकल भी कर लोगे ना, कहां समस्या है। जब अमलगमेशन की आपको थ्योरी पता होगी, मतलब उसकी एंट्रीज पता होगी, तो क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लोगे। प्रैक्टिकल वैसे कम आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है, तो इसलिए आप लोग अपना जो समय है वो 90% कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और एमसीक्यूज में दो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय जो है वो देने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, कॉमन एरर है, जो कि स्टूडेंट करते हैं और इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये देखता हूं, मैंने ये फील किया है अपने 14-15 ईयर के करियर में। 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2026 अभी चल रहा है। स्टूडेंट बार बार एक ही लेक्चर को देखते रहते हैं, उसकी थ्योरी देखते रहते हैं। स्पेशली आप ये गलती जीके में बहुत करते हैं। जैसे आप समझिए, आप राजस्थान के जो है वो किले पढ़ रहे हैं। अब एक बार राजस्थान के किले पढ़ लिए तो पढ़ लिए, उसको बार बार उसका वीडियो देखने से क्या होगा? होगा किससे? होगा एमसीक्यूज करने से। तो अगर आप किसी की लेक्चर एक बार देख चुके हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। एक टारगेट रख के चलो। अगर आपको इस एग्जाम में पास होना है ना, तो अभी से बता रहा हूं, 10,000 एमसीक्यूज का टारगेट रखो। मैं अभी केवल और केवल कॉमर्स पार्ट की बात कर रहा हूं।
दूसरे पार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं आपसे। जो पार्ट ए है, जो 200 नंबर में से 120 नंबर का आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो पार्ट ए में 10,000 क्वेश्चन जिस दिन तुम्हारे हो जाए ना, विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, गलती है तो गलती पता होनी चाहिए, उन गलतियों पे काम भी होना चाहिए। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए, और जब इस तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली जो है वो मिलने वाला है। और एग्जाम से पहले फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 100% आपको देके ही जानी है, नहीं जाओगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जब भी आप घर पे दोगे, लाइब्रेरी में दोगे, उसको ऐसे ही देना जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में लास्ट मोमेंट के जो नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो भी आज से बनाना स्टार्ट कर दो। बहुत बार बच्चे लास्ट टाइम में फोन करते हैं, सर 2 दिन बाकी है, अब क्या पढ़ूं? अरे अब क्या पढ़ूं वो हम थोड़ी बताएंगे, ये तो तुम जब 2-3 महीने से पढ़ रहे थे तो तुमको लगता था कि यार ये वो पॉइंट है जो एग्जामिनेशन टाइम पे या एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज करने पड़ेंगे, उनको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। डिटेल नोट्स का तो टाइम है ही नहीं अपने पास में। और ऐसे ही आप जब एमसीक्यूज करोगे ना, तो एमसीक्यूज को करने का भी एक तरीका होता है। 10,000 एमसीक्यूज को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो 10,000 में से पहले राउंड में जब 10,000 निकालोगे ना, तो 10,000 में से आपको 7,000 एमसीक्यू लगेंगे। यार ये तो आते हैं यार, बहुत बढ़िया आते हैं, इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये 7,000 एमसीक्यू मुझे एक भी बार देखने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में कर दो। अब बचे कितने हैं? 3,000। आपको पता पड़ गया कि ये 3,000 एमसीक्यूज मुझे एक बार वापस देखने पड़ेंगे। जब सेकंड राउंड आप लोगे ना, तो सेकंड राउंड में 10,000 नहीं ले पाओगे ना, टाइम है, आप 3,000 लोगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब 3,000 एमसीक्यूज जो आपने ले लिए ना, तो उस 3,000 एमसीक्यूज में से सेकंड राउंड में आपको फिर अब 1,000 एमसीक्यू ही लगेंगे। यार ये 1,000 एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो मुझे वापस एक बार जो है वो देखने पड़ेंगे, थोड़े से परेशान कर रहे हैं। जब थर्ड आप राउंड लोगे ना, तो थर्ड राउंड में ऐसे 300-400 एमसीक्यूज लगेंगे जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के जाना है। सोच के देखो, सोच के देखो, एग्जाम से 2 दिन पहले तुमको पता होगा कि ये मेरे शॉर्ट नोट से ये पढ़ के जाने हैं, और ये वो 500 क्वेश्चन है जो मुझे देख के जाने हैं, जिससे मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है जो नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। उन क्वेश्चन का वेटेज 120 नंबर का है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। सोच के देखिए, किसी क्वेश्चन में उलझ गए, अकाउंटेंसी में पता पड़ा कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट निकालना है वो 5 मिनट तक निकालते रह गए, 4 क्वेश्चन छूटने वाले हैं, फिर 100% छूटेंगे। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। तो क्या क्वेश्चन आपका ये है कि सर क्या आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है? तो आ रही है टेस्ट सीरीज। जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग लाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि इसकी डिमांड जो है वो कितनी है। तो आप सब जो चाहते हैं कि हम इसकी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करें, जो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करना चाहते हैं, जो हमारे माइंड में है, वो क्या है पता है? 8,000 कम से कम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिले, ऐसी हमारी मन में इच्छा है। 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिले। 10 से 15 फुल लेंथ का मतलब राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल होंगे। तो 140 इंटू अगर आप करते हो तो 2,000 एमसीक्यूज यहां से देने हैं आपको, 8,000 एमसीक्यूज यहां देने हैं। जो एमसीक्यूज होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। सोच के देखो, मैंने कहा था ना कि 10,000 एमसीक्यूज का टारगेट मैंने लिया है कि हमारे जो बच्चे होंगे आरपीएससी अड्डा के, उनको तो इस बार 10,000 एमसीक्यूज किसी भी हालत में प्रैक्टिस करवा के ही हम एग्जामिनेशन हॉल में भेजेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एक बार कमेंट में टेस्ट सीरीज एक बार लिख दो, मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसकी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करें। और ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए, फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे आप लोगों के लिए। और क्या गलती करते हैं स्टूडेंट गलती करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी को बैलेंस नहीं कर पाते।
स्टूडेंट को लगता है कि सर कॉमर्स पढ़ने में मजा आता है, हम केवल कॉमर्स कॉमर्स ही पढ़ते हैं, वो पार्ट बी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप नहीं ले सकते, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। आपको पार्ट बी को भी उतना ही वेटेज रखना देना पड़ेगा, क्योंकि 80 नंबर का तो पार्ट बी भी है आपका। तो अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें भी मैं आपको बता दूं कुछ खास बातें हैं जो हमने हमारे टॉपर से जब बात करी है, जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो वहां से कुछ चीजें हैं जो सामने आई है। क्या आई है? सेकंड पेपर का बता रहा हूं, पार्ट बी का बता रहा हूं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश बोलना नहीं चाहिए एज अ टीचर, लेकिन 18 के एग्जाम में और 21 के एग्जाम में बच्चों का फीडबैक यही था, हिंदी इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है, एक तो होता सर बिल्कुल ही इंग्लिश रद्दी है हमारी, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर तुम इंग्लिश का पेपर कैसे दोगे? इसमें तो इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट है ही, आपको पढ़ना ही है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है ना, तो बस आप कुछ कुछ एमसीक्यूज करके चले जाओ। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे, आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो हो सकता है 5 में से 5 आ जाए, नहीं पढ़ के जाओगे तो 5 में से 3 या 4 तुम लेकर आ जाओगे, ये मैं कह रहा हूं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हिंदी इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन मैथ्स रीजनिंग 100% पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है, आईबीपीएस के पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़नी है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान रखना, ये कांस्टेबल पटवारी की मैथ से जो है वो काम नहीं होगा तुम्हारा, थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो तुमको रखनी पड़ेगी, वहां पे भी आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन जो है वो करना होगा। तो इसलिए मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान दीजिए और राजस्थान जीके पे भी आपको जो है वो ध्यान देना है। आपको इंडियन जीके विद रेफरेंस टू राजस्थान पढ़ना है, इसका मतलब वो सारे टॉपिक जो कि इंडिया जीके के हैं, जिसमें राजस्थान भी कनेक्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो उसमें राजस्थान की जो डिटेल है वो आपको पढ़नी है। इस तरीके से आपको जो जीके है वो जो है वो पढ़ना है। तो इसलिए दोनों पार्ट को बराबर बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा। एक पार्ट को रखोगे तो दूसरा 100% फेल होगा, आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में वो स्टूडेंट जो हमारे पूरे मॉक टेस्ट में टॉप 5 में आते थे, उनमें से एक भी बच्चा फाइनल सेलेक्ट नहीं हुआ। ये इससे अच्छा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे ही नहीं सकता। अब आप सोचिए उसके हिसाब से आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो कुछ बातें और हैं जो मैं आप लोगों को यहां बता देना चाहता हूं। क्या क्या है देखिए, स्टडी मटेरियल में मोटी किताबें बीकॉम की बुक्स आपको नहीं लेनी है, आपको एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करना है और किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को पकड़ लीजिए, वो जो फिल्टर मटेरियल करा रहे हैं वही आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 500 घंटों की वीडियोस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो स्पीड से आपको देखना होगा और जो पढ़ना है उसी की वीडियो देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। फोकस जो है वो किस पे होगा, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी करनी है और साथ में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। केवल और केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट जो है वो आपको जरूर देने हैं और सब्जेक्ट जो है वो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पे पूरी तरीके से फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी प्लान बनाएं, छोटे छोटे टारगेट लीजिए, बड़े टारगेट लोगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे टारगेट लेकर अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करो। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, ऑलरेडी आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आना होगा आ जाएगा, लेकिन आप डिमोटिवेट मत हो। हर दिन जो बढ़ रहे हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही है जो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो के लिए मुझे लगता है कि एक आप सभी का लाइक तो बनता है। आपको लगता है कि एक ऐसी टीम से जुड़ना चाहिए जो टीम कई समय से काम कर रही है, कई सिलेक्शन दे चुकी है, और अगर ये वीडियो आप 22 से पहले स्पेशली देख रहे हैं तो यस डेफिनेटली इस संकल्प दिवस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं संकल्प आपको देता हूं, मैं वादा आप लोगों से करता हूं कि एक बार विश्वास करके देखिए आरपीएससी अड्डा पे, आपके विश्वास को कहीं भी हम जाया नहीं होने देंगे। पूरी टीम के साथ में काम करते हैं, सेल टीम हमेशा लगी रहती है आप सभी के लिए, आपके सभी के सपोर्ट के लिए, आपको निराश नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है सर कोर्स नहीं, कोई फ्री मटेरियल दे दो, फ्री कंटेंट दे दो, तो ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओ, वहां पे आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएगी, जितने भी पीवाईक्यूज पेपर हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो हम संडे संडे करवाते हैं, सब एक साथ एक जगह डाली हुई है।
फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो वास्तविकता में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहिए, आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर आप जानते हैं लगातार हम एक्टिविटी करते रहते हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही है, अब बहुत सारी क्लासेस आने वाली है। एप्लीकेशन पर भी लाइव बैच चल रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट अभी हुई है, एफएम चल रही है, अकाउंट्स की लाइव क्लास चल रही है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।